हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल से मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों ने मास्टर और पीएचडी के लिए मैक्स एम्बेसडर कॉम्बिनेशन अप्लाई किया था उनके, क्योंकि कल रिजल्ट अनाउंस हो गया है। उन्होंने बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट करने थे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और काफ़ी बच्चे मुझे ये मैसेज कर रहे थे कि भाई हमें ईमेल नहीं आई, तो हम कल या परसों का वेट करें या 2 दिन बाद ईमेल आ जाएगी या 3 दिन बाद। तो जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई, सॉरी, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो सके इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए, क्योंकि वैसे ही एक दिन ही सबको ईमेल कर देती है और बच्चे को उन्होंने 1000 को सिलेक्ट करने होते हैं। जिनको 10 बच्चों को आज ईमेल करेंगे, 10 बंदों को कल ईमेल करेंगे, बच्चे को कम शॉर्टलिस्ट करने होते हैं टेस्ट इंटरव्यू के लिए। तो जिन बच्चों के टेस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उनके मुझे मैसेज क्या डायरेक्ट कॉल्स आ रही थी। तो मैं उनको बोला था मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हर किसी को इंडिविजुअली आंसर किया जाए, समझाया जाए। और अभी मेरी मीटिंग कैंसिल हुई थी कोलैबोरेटर के साथ जो थी, तो कैंसिल हुई है, तो चलो अच्छा हो गया। उसी बहाने मुझे वही टाइम है यहाँ पे आप यूटिलाइज करके आपकी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आते हैं टेस्ट की तरफ, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हमारी दफ़ा क्या था, टेस्ट और इंटरव्यू सेम डे होता था, लेकिन इस बार जिन बच्चों की ईमेल रिसीव हुई है, मेरे ख्याल से 26 जून को उनका टेस्ट और इंटरव्यू है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। ईमेल के स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए हैं। टेस्ट और इंटरव्यू इस बार कह रहे हैं कि डिफरेंट डे है, सेम डे नहीं है। चलो जो भी है, मैं दोनों सिनेरियोज में बता देता हूँ। जिन-जिन एम्बेसीज़ में आपने अप्लाई किया था, वहाँ-वहाँ उन एम्बेसी से आपको ईमेल रिसीव होगी है। उसी एम्बेसी में आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा। टाइम और डेट आपको बता दी गई हो, ईमेल होगी, ईमेल पे उसको फॉलो करें, बल्कि टाइम से पहले पहुँचे। टेस्ट के बारे में बता दूँ, टेस्ट के 2 पोर्शन होंगे। एक जैपनीज़ पोर्शन होगा, एक इंग्लिश पोर्शन होगा। अ, बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैपनीज़ पोर्शन क्या रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में? क्या अगर नहीं किया तो रिजेक्शन हो जाएगी? आप उसको ब्लैंक छोड़ दें अगर आपको जैपनीज़ नहीं आती बिल्कुल भी, और वो आपकी सिलेक्शन में कोई रोल प्ले करेगा भी नहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है जैपनीज़ मैथ्स के लिए। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाएँ, उसको छोड़ दें। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। इंग्लिश में 60 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। तो आप ग्रामर के, मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगा जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, कि ग्रामर को रिवाइज़ करके जाएँ अच्छे से। ग्रामर के बेसिक जितने भी कंसेप्ट हैं आपके, क्योंकि कुछ बच्चे अब ये कहेंगे कि टेस्ट आसान होता है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं कर जाऊँगा, मैं कर जाऊँगा। जो बच्चे 50-60 उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं इंटरव्यू के लिए, वो सब बच्चे ही बड़े-बड़े इंटेलिजेंट और लायक होंगे। तो आप इस चीज़ पे रिलाय ना करें कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बेसिक कंसेप्ट रिवाइज़ करें और जो मैथ्स की एम्बेसी पे पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको सोल्व करें। उसी तरह का पेपर आपको वहाँ पे आएगा, आइडिया लगाएँ कि कैसा टेस्ट होना है। अब कुछ बच्चे, मैं फिर बताया कि समझते हैं कि पेपर आसान होगा तो मैं निकल जाऊँगा। ये लोगों का कांसेप्ट होता है, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब टेस्ट आसान होता है तो आप कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। क्योंकि जब टेस्ट आसान होगा तो हर बच्चा उसमें परफॉर्म करेगा और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं। बड़े-बड़े लोगों की अच्छी-अच्छी इंग्लिश होगी, जो बड़े-बड़े अच्छी यूनिवर्सिटी से या जिनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था इंग्लिश में। तो अब अगर उन्होंने 50 से 60 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, उसमें से अगर 10 बच्चे भी 60 एमसीक्यूज़ में से 60 या 59, 58 ठीक कर लेते हैं, तो 55, 54 वाली की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई वर्थ नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम सोचते हैं, होना तो यही चाहिए कि 60 से 50 के इन बिटवीन जो बच्चे हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन डिपेंड करता है, क्या पता टॉप ही टेस्ट में 50 एमसीक्यूज़ वाला हो या 50 क्वेश्चन वाला हो। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि जो हाईएस्ट बच्चे हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए। तो क्योंकि सीट्स ऑलरेडी डिफाइन है, 10-11 सीट्स होंगी, 10-11 बच्चों ने मास्टर और पीएचडी के पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट करने हैं। तो जब सीट सिलेक्ट है तो बच्चे चाहे 59 पे अगर टॉप हो जाता है, तो क्या पता 55 वाले की भी कोई अ, वैल्यू ना रहे, या वो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ना हो, और क्या पता अगर हाईएस्ट मार्क्स ही 50 वाले के आ जाते हैं सिंपल, तो क्या पता 40-50 वाले बच्चे भी इंटरव्यू के लिए चले जाएँ। लेकिन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, अपने बेसिक कांसेप्ट क्लियर करें, मैं टेस्ट पे बार-बार ज़ोर दे रहा हूँ, और उसके अलावा अपने पास्ट पेपर रिवाइज़ करें। जिनका टेस्ट हो जाएगा उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ कि जापान का कल्चर है, जापान के कल्चर में आके जब फ्रेशर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है या कोई न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वो ब्लैक पैंट कोट पहन के जाता है। तो आप लोग ब्लैक पैंट कोट पहन के जाएँ अगर आप लोगों के पास है, और कोशिश करें कि ब्लैक ही शूज़ हों आपके, और शर्ट व्हाइट हो। ये जापानीज़ कल्चर है, ये काफ़ी पोस्ट इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यू में। और ब्लैक टाई आपने बिल्कुल नहीं लगानी।
मैं ब्लैक टाई लगा गया था एक दफ़ा जब मैं जापान में था, तो वो थोड़ा मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई थी क्योंकि ब्लैक टाई वो तब लगाते हैं जब किसी के पास किसी चीज़ का वो अफ़सोस करने जाते हैं, जब कोई फ़ौत हो जाता है, किसी का रिलेटिव्स या कुछ भी। तो ब्लैक टाई नहीं लगानी है आप लोगों ने, उसके अलावा जो-सा मर्ज़ी टाई लगाएँ आप। इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू में प्रॉपर प्रोफ़ेशनल बन के जाएँ और इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे और आपने प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रखना है क्योंकि इंटरव्यू पैनल में एक जैपनीज़ पक्का होगा और एक तो मैम सभा होगी, जो सभा होती थी हमारी दफ़ा और एक कोई और भी वहाँ पे मेंबर हो सकता है, क्या पता क्योंकि लोग चेंज होते रहते हैं एम्बेसी में। जैपनीज़ तो एक कंपल्सरी होगा पैनल में। तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाए, आप लोगों ने तीनों से आई कॉन्टैक्ट करके बात करनी है। एक जिसने क्वेश्चन किया सिर्फ़ उसी को आंसर नहीं करना, तीनों से आई कॉन्टैक्ट रखना है और अच्छे से बात करनी है और अपने फेस पे स्माइल रखनी है। और उसके अलावा क्वेश्चन क्या होंगे कि आपका इंट्रोडक्शन होगा, वो आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। व्हाई जापान? Why this research proposal? What's your future plan after completion of your master PhD, whatever you're doing from Japan? और उसके अलावा आपका रिसर्च प्रपोजल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्यों चूज किया है, ये कैसे बेनिफिशियल होगा और आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद या मास्टर करने के बाद क्या रोल प्ले करेंगे अपने होम कंट्री और जापान में। ये बेसिक क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है जो हमेशा ही पूछे जाते हैं जापानीज इंटरव्यू में और लास्ट 3 to 4 ईयर से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों से। तो आपने हमेशा इनके अच्छे आंसर करने हैं क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में देखा होगा मैं 3 क्वेश्चंस भी थे, उन क्वेश्चन के भी आपने आंसर दिए हैं और वही क्वेश्चन वहाँ पूछेंगे और आपने जो ऑलमोस्ट वहाँ पे आंसर दिए हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे भी आंसर देने हैं और प्रॉपर प्रिपेयर होके जाएँ अच्छे से और 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे गलत आंसर दे देते हैं चीज़ों से क्योंकि लिखा कुछ और होता है और वहाँ बोल कुछ और रहे होते हैं। कई दफ़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो 3 क्वेश्चन के आंसर होते हैं, वो किसी से लिखवा लेते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं। और उसके अलावा अगर वो पूछें कि एक क्योंकि लास्ट टाइम मेरा एक जूनियर था, उसने प्रॉपर गाइडेंस ली, हर चीज़ ली और एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसा उससे पूछ लिया था, शायद उसके एटीट्यूड बिहेवियर की वजह से पूछ लिया था। वो 3.9 प्लस सीजीपीए वाला बंदा था, जो 3.9 प्लस वाले 3.97 वाले सीजीपीए वाले गोल्ड मेडलिस्ट में आते हैं, उनका एटीट्यूड ही अलग होता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। उससे उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करें तो आप क्या करेंगे? तो मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या आंसर दिया? तो वो कहता कि भाई मैंने ये आंसर दिया है कि अ मुझे आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो मैं एरास्मस के लिए अप्लाई कर लूँगा, मैं फुलब्राइट के लिए अप्लाई कर लूँगा। हालाँकि ये प्रोफ़ेशनल में ऐसे बोलना किसी प्रोफ़ेशनल इंटरव्यू में बिल्कुल, बिल्कुल जाहिलियत है। हालाँकि इसका सिंपल सा आंसर बंदे को ये दे के अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते देन आप व्हाट विल यू डू? तो उसका सिंपल आंसर यही बनता है कि आप सिंपल ये बोलें कि भाई ठीक है, मुझे सिलेक्ट नहीं करते। हालाँकि चाहे आपने मैथ्स के लिए दोबारा नहीं भी अप्लाई करना है, तो सिंपल सा आंसर कि मैं देखूँगा कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मैं अपने वीक पॉइंट नोट करूँगा, उसके बाद अपनी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग करके अगेन मैथ्स के लिए अप्लाई करूँगा। तो उससे ये लगता है कि बंदा इंटरेस्ट ले रहा है मैथ्स में, इंटरेस्टेड है तो मतलब ये अगेन अप्लाई करेगा मैथ्स में तो काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं। लेकिन उसने आंसर ही ठीक नहीं दिया था क्वेश्चन का। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाएँ, व्हाई जापान? व्हाई दिस इज़ सच प्रपोज़ल? व्हाट यू विल डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर एंड पीएचडी? व्हाट रोल यू विल प्ले इन योर होम कंट्री एंड इन जापान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी? और क्या प्लान है फ्यूचर आपका? आप खुद को कहाँ देखते हैं? आपको हम क्यों सिलेक्ट करें? और ये तरह के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करके जाएँ। जो कोशिश करें कि जो क्वेश्चन के आंसर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हैं, उनसे रिलेट कर रहे हों। ये टेस्ट इंटरव्यू होने के बाद फिर आप लोग घर आ जाएँगे। उसके बाद आपको ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी से, जो बच्चे सिलेक्ट एम्बेसी से जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएँगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी, उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि 1 या 2 मंथ के अंदर जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपने जाना है, जो प्लेसमेंट फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लेसमेंट फॉर्म इस स्टेज पे नहीं चाहिए। वो प्लेसमेंट फॉर्म फिल करके सबमिट करवाएँ, आप फिर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना शुरू करेंगे, प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करना शुरू करेंगे कि इस तरह से मैं मैथ्स एम्बेसी रिकमेंडेशन सेलेक्ट हो चुका हूँ। मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, मैं आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ। तो इस तरह फिर आपको प्रोफ़ेसर एक्सेप्टेंस देंगे, फिर आप लोग वो एक्सेप्टेंस लेके तो अपना प्रेफ़रेंस फॉर्म फिल करेंगे, फिर एम्बेसी में सबमिट करवा देंगे। फिर उसके बाद जस्ट आप वेट करेंगे और जिन्होंने टिक किया कि हमने अप्रैल में जॉइन करना है मैथ्स को या यूनिवर्सिटी को या जापान को, तो उनको जैन में रिज़ल्ट आ जाएगा। और ऑलमोस्ट सबका ही जैन में रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारी दफ़ा लेट हुआ था, हमारी दफ़ा अप्रैल इनटेक हुई ही नहीं थी। सबका ही जून-जुलाई में रिज़ल्ट आया था क्योंकि उन डेज़ में कोविड था। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। टेस्ट, इंटरव्यू अब रह गया, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके प्लेसमेंट फॉर्म फिल करके सबमिट करवाएँगे। उसके बाद आप वेट करेंगे, वीज़ा टिकट आपको आ जाएगा, एम्बेसी आपसे कॉन्टैक्ट करती रहेगी उसके बाद, तो आगे प्रोसीजर कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आप लोग ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट हो चुके हो
और ये बड़ी बात है कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, इस स्टेज पे पहुँचना आसान नहीं है, माशाल्लाह सबको मुबारक हो बहुत-बहुत। और उसके अलावा आप टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, दिन आपके पास बहुत हैं दिन अभी आपके पास 20, तो अच्छे से प्रिपेयर करें। इंग्लिश के सारे बेसिक कांसेप्ट रिवाइज़ कर लें अपने और पास्ट पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहे तो मुझे बताना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक दे दूँगा पास्ट पेपर्स का। तो अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और अपडेट्स लेके आता रहूँ। अभी जापान के बाद फिर अपना दूसरा प्लान बताऊँगा कि कैसे-कैसे मैं दूसरे कंट्रीज़ में अपने अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पहुँचा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।